वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी। इस वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगी। केमिस्ट्री में मतलब जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट को वो क्या होती है और मैंने स्टार्टिंग में क्या मिस्टेक्स करी थी जिसकी स्टार्टिंग में जो मार्क्स कम ही रह जाते हैं, उसके बाद आपको कैसे इंप्रूवमेंट करना है। तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री का, जितने भी केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं मैं एक एक कर पे सब पे बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको जो प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब क्या जो होती है वो प्रॉब्लम्स आती है। देखिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स स्टार्टिंग से होते हैं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि चैप्टर है, और जो है ना मतलब नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमरिज्म है। तो ये चैप्टर्स जो होते हैं इसमें किसी को दिक्कत नहीं होती है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो चैप्टर्स बिल्कुल बेसिक से होते हैं, तो इसमें दिक्कत होती भी नहीं है। दिक्कत आती है जब GOC1 स्टार्ट होता है। तो GOC1 में क्या होता है और GOC2 में, तो GOC1 और GOC2, क्योंकि GOC2 को तो बहुत ज्यादा वेटेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका नीट में, तो मतलब GOC2 आपको अच्छे से करने के लिए आपको GOC1 अच्छे से आनी चाहिए पहले तो। और GOC1 में क्या होता है कि GOC1 भी आपका अंडरस्टैंडिंग का ही है। सबसे पहले आपको मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट में जो भी प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट है जिसमें भी उसका मतलब जो ऑर्डर होता है तो वो तो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। और उसके बाद मतलब आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाके अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली होता है क्या, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। जब आपकी GOC1 अच्छी होगी तो आपकी GOC2 मतलब GOC1 का बहुत ज्यादा यूज आता है GOC2 में, तो आपको GOC2 अपनी बहुत अच्छी करनी है। उसके बाद अगर GOC2 पे बात करें तो GOC2 में आपको पता है क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो जाती हैं लास्ट में, जब पूरा GOC2 कंप्लीट हो जाता है उसमें बहुत सारी रिएक्शंस ही हैं। तो उनको मतलब अच्छा करने के लिए क्या है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि मैंने भी देखा और कुछ टीचर्स भी ऐसा बोलते हैं कि मतलब कुछ चार्ट वगैरह बना लेते हैं और उसमें बहुत सारी रिएक्शंस लिख लेते हैं, तो उसके बाद फिर उसे रटना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऐसे कभी भी मार्क्स अपने अच्छे कर ही नहीं सकते हो कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रट रहे हो ऐसे। मतलब मैं इंपॉर्टेंट मैं बेसिकली उस पर बात कर रही हूँ कि जो आपकी रिएक्शंस है उस वाले पार्ट पे, क्योंकि वो वाला पार्ट बिल्कुल रटने वाला है नहीं, वो बिल्कुल समझने वाला है। और तो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखा है कि वो लोग चार्ट्स बना के रखते हैं और चार्ट्स में बहुत सारी रिएक्शंस लिख लेते हैं, उसके बाद वो उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो GOC2 है ना उसको आपको समझना पड़ेगा, रिएक्शंस को आपको मतलब रिएक्शन को समझना पड़ेगा। और रिएक्शंस के लिए आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि कौन सी रिएक्शन आप मतलब उसे फास्ट करो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसकी मैकेनिज्म तो क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछी नहीं जाएगी नीट की, तो आपको डायरेक्ट उसका ट्रिक पता होना चाहिए, डायरेक्ट रिएक्शन जो है वो कैसे हो रही है। और उसकी आपको मतलब ट्रिक ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैकेनिज्म तो कोई नहीं पूछता, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको ये क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है। जब आपको ये बेसिक सी चीजें क्लियर होगी तो तब आपकी GOC2 अच्छी हो पाएंगी। तो अब GOC2 को रटने की कोशिश तो बिल्कुल करना ही मत, क्योंकि रिएक्शन आपको सिर्फ समझनी होती है और मैन इसमें जो होता है वो ट्रिक होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट जल्दी से ट्रिक लगा के आप जल्दी से क्वेश्चन कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पूरी मैकेनिज्म उसकी समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही मैकेनिज्म आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जैसे कि GOC2 बहुत से स्टूडेंट को समझ में भी आती है। स्टार्टिंग में मेरा क्या था कि मेरा भी मतलब GOC2 सभी समझ में आ जाती, जितने भी रिएक्शन से क्लास में समझाते थे वो समझ में आ जाते थे, और उसी दिन जब उन्हीं क्वेश्चंस को जाके प्रैक्टिस भी करते थे तो वो भी बन जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम्स तब आती है जब पूरा GOC2 कंप्लीट हो जाता है, आप इतनी सारी रिएक्शन इकट्ठी हो जाती है, जब सारा GOC2 कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब आप क्वेश्चन लगाने बैठते हो जब बहुत सारे क्वेश्चन पे आप फंस जाते हो, मतलब यही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन कौन सी रिएक्शन का है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है। तो आप रिएक्शन को देख के डायरेक्ट पहचान ही नहीं पाते कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, मतलब कौन सा टॉपिक का ये क्वेश्चन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है जो कि GOC2 में पड़ती है आपको। तो इसके लिए जैसे कि आप और सब्जेक्ट्स में करते हो, लाइक फिजिक्स हुआ और फिजिकल केमिस्ट्री हुआ, इनमें क्या होता है कि आपने जो भी टॉपिक आज क्लास में पढ़ा उसी टॉपिक पे जाके आपने क्वेश्चन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे चैप्टर्स मतलब इस पे मतलब ये सारे जो टॉपिक्स है इस पे होते हैं बेसिस। लेकिन क्या है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अगर डेली का डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका क्या है ना जो GOC2 वाला पार्ट है इसमें अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा कि आप जब सारे मतलब पूरा चैप्टर जब आपका फिनिश हो गया आप एक साथ जब क्वेश्चन करोगे तो वो आपके लिए इसमें ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर आप एक एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन कर रहे हो वो अच्छी बात है, तब आप पे बन भी जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट आपने क्योंकि आज भी टॉपिक पढ़ा आज ही उस पर क्वेश्चन कर लिए तो वो आपके बन जाएंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आपको तभी आती है, वो बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा होता होगा कि उन्हें लगता होगा कि वो कोई मतलब ये मुझे आता है रिएक्शन, लेकिन अगर वो एग्जाम में आती है फिर अगर आप उनके क्वेश्चन कर रहे हो तो उस क्वेश्चन फिर आपसे वो नहीं बनता है, फिर आप कॉपी पलट के देखते हो तो लगता है कि आपको ये आता था। तो ये तभी होता है जब आपने उसके क्वेश्चन एक साथ नहीं करे होते। तो आपको कहना जरूरी है कि आपको एक साथ क्वेश्चन जब GOC2 पूरा कंप्लीट हो जाए आपको एक साथ इसके क्वेश्चन करना पड़ेगा।
पड़ेगा, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये तो हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करती हूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना, कुछ चैप्टर्स जो अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एंड केमिकल बॉन्डिंग है, और जो हुआ पीरियोडिक टेबल है, तो ये सारे चैप्टर्स तो समझने वाले होते हैं, तो इसमें समझ में आ भी जाता है, प्रॉब्लम्स नहीं आती है। बट प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, जब ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, लाइक पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक वगैरह। तो इन सभी चीजों में क्या होता है, इन सभी चैप्टर्स में काफी सारी चीजें जो होती है वो लर्न करने को डायरेक्टली आती है। तो इनका जो सबसे अच्छा तरीका होता है, आप इन्हें कैसे लर्न करेंगे, तो इनके लिए आप एक चार्ट बनाए, तो इसके लिए वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे कि पी ब्लॉक की मैं बात कर लेती हूँ एग्जाम्पल लेके, तो पी ब्लॉक में क्या है ना कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट याद ही होनी चाहिए, तो आप ऐसे बार बार रटोगे, बार बार भूल भी जाओगे, वो नॉर्मल सी चीज होती है। लेकिन आपने अगर उसके पे चार्ट बनाया और चार्ट में आपने बड़ा बड़ा लिखा कुछ भी, मतलब जो भी आपने जो भूल जाते हो बार बार, वो आपने अगर पूरे चार्ट में लिखा और चार्ट को आपने कहीं भी अपनी दीवार पे पेस्ट कर लिया, तो क्या होगा ना इससे कि आपको वो बार बार जब आप उसे देखेंगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो आपने चार्ट बनाया है उसको आप कहीं पेस्ट ऐसी जगह करें, जब भी आप अपने रूम में कहीं भी मतलब कुछ खाली टाइम पे आप कुछ बैठे हो तो उस पे आपकी नजर पड़े उस चार्ट पे, मतलब बार बार आपकी नजर उस चार्ट पे जाए, जिससे कि आपके मतलब वो माइंड में बार बार सेट होता रहे। अब क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने भी स्टार्टिंग किया था, और ऐसे ही नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं कि जिस टेबल चेयर पे बैठ के वो पढ़ते हैं तो उसके सामने ही नॉर्मल चार्ट लगा लेते हैं। तो होता क्या है, मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने सबसे पहले क्या किया था कि जो चार्ट था मेरा, जिसमें मैंने पी ब्लॉक के बारे में लिख रखा था, तो वो मैंने लगा के रखा था अपनी टेबल के सामने, जिसपे मैं स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ती थी। तो जब मैं स्टडी टेबल पे बैठती तभी थी, क्योंकि जब मेरा कुछ वर्क होता था पढ़ने को, मेरा खुद का वर्क पढ़ने को होता था, मतलब कुछ अलग टॉपिक में पढ़ती थी, तो उस टाइम पे मेरा फोकस जो था ना वो मेरी स्टडी पे ही जाता था, तो मैं उस चार्ट पे उतना ध्यान नहीं जाता था। तो फिर उससे मुझे ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, उस चार्ट को ऐसी जगह पे लगाया जहां पे जब मैं खाना खा रही होती या फिर मैं जब कोचिंग जाने के लिए रेडी हो रही होती हूँ, तो उस टाइम पे मेरी नजर बार बार उस जगह पे जाती है। तो इस तरीके से वो बार बार जब मेरे सामने आता रहता है, तो फिर उसकी जो इमेजिनेशन होती है वो माइंड में क्लियर हो जाती है। तो इस तरीके से आपको कोई चार्ट लगाना है और चार्ट में बड़ा बड़ा लिखना है कि बार बार जब भी आप रूम में कुछ मतलब खाली टाइम पे जब आप पढ़ नहीं रहे हो और कुछ कर रहे हो, तो मतलब किसी से बात कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो इस तरीके से जब आपकी बार बार उसमें नजर जाएगी तो वो आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो उसको आपको ऐसे बार बार रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे बार बार रटोगे तो वो भूल जाना, तो वो मतलब नॉर्मल सी चीज होती है। तो ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हुआ। और जो आपके आता है ना फिर फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, जस्ट लाइक फिजिक्स है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको कॉन्सेप्ट समझना और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले, जितने भी आपके क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज भूल गई थी बताना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है ना, जैसे कि आपने GC1 और GC2 तो आपका हो गया, उसके बाद बायोमोलिकुल्स चैप्टर आता है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जैसे चैप्टर्स हैं। जो इन चैप्टर्स में आपको क्या होता है ना, जैसे कि बायोमोलिकुल्स, तो बायोमोलिकुल्स भी अंडरस्टैंडिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो उसमें मतलब कुछ भी रटी रटाने जैसा नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आते हैं मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मतलब नॉर्मल से दिक्कत आती है, क्योंकि वो हर स्टूडेंट्स को आती है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मतलब इतना सारा उसमें लर्न करने को चीजें हैं, तो आप मतलब कहाँ तक चार्ट भी बनाओगे। मतलब हर एक टॉपिक के अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार्ट बनाने लग गए और हर एक टॉपिक में इसे चार्ट बनाने लग गए, तो फिर इसमें वो भी प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो क्या है ना, अगर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अगर बहुत सी, जैसे कि उसमें क्या है ना कि बहुत से केमिकल्स के नेम दे रखे हैं और बहुत सी मेडिसिन के नेम दे रखे हैं, मतलब कौन सा एनाल्जेसिक्स है और कौन सा जो है वो मतलब नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। तो इस तरीके से जो होते हैं ना वो बहुत सारी उसमें मेडिसिन दे रखी है। तो इसके लिए क्या है ना कि आप एक ट्रिक बना ले उनकी। तो ऐसी ट्रिक जो जैसे कि आप कभी भूलो ना, मैंने एक वीडियो बहुत पहले इस पर बनाया था, जो चैप्टर है ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे, इसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर ट्रिक की। मतलब जो भी जितने भी उसमें मेडिसिन दी है उस चैप्टर में, जितनी भी सारी मेडिसिन, उस सब पे एक एक ट्रिक मैंने बताई थी एक वीडियो में, पहले मैंने वीडियो बनाया था। तो वो अगर आप वीडियो जाके देखेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें अगर आपने एक बार वो वीडियो देख ली और एक बार अगर आपको वो ट्रिक्स याद हो गई तो आपको उसको रटने का तो दूर का छोड़ो, मतलब आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रिक्स जो थी वो बहुत अच्छी ट्रिक्स है। तो आप उसमें ट्रिक्स बना के अगर याद करोगे, अगर मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी तो अच्छी बात है। तो और अगर आप खुद ही बना सकते हैं अपनी अलग से ट्रिक्स, तो उन्हीं का ट्रिक बना के आप याद करोगे तो फिर ज्यादा आपको लिए बेटर होगा। क्योंकि अगर आप हर चीज में चार्ट भी बनाओगे और उसको मतलब डायरी वगैरह बना के भी रटना स्टार्ट करोगे, तो फिर कब तक बनाओगे। मतलब बायो भी आपको पढ़नी है और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रटने का होता ही है। इस तरीके से आपको ट्रिक अगर बनाओगे आप, तो आपको अगर एक बार ट्रिक समझ में आ गई ना, तो फिर आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा, वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पे जिससे मैंने ट्रिक बनाई है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो ये तो फिजिकल केमिस्ट्री पे भी मैंने बात कर ली, इनऑर्गेनिक पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।